गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 237। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। अभी तक इसमें एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे, अब इसमें प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर्स की। तो ये टेस्ट है करंट अफेयर्स का, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, भारतीय वायुसेना के 28वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी नया भारतीय वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इन्हीं को नियुक्त किया गया है और इनका नाम है एयर चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। क्या नाम है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। और किसका स्थान लेंगे ये लेंगे विवेक राम चौधरी का स्थान। अगर पूछ ले पहला भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन था, तो उनका नाम है एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना के 28वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में नियुक्त भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी की जगह लेंगे और एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। थोड़ा सा और जाने इसके बारे में। तो अंग्रेजों ने 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयर फोर्स के रूप में भारतीय वायुसेना की स्थापना की थी। जब भारत आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के बाद जनवरी 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया। इसी के चलते प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में। दूसरा प्रश्न है, 2024 पोलिस अंतर्राष्ट्रीय जो कि एक बैडमिंटन चैंपियनशिप है, उसका महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, अनमोल खरब, इनमें से कोई नहीं। यह 17 वर्षीय महिला अनमोल खरब। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, 3,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि वाली ये प्रतियोगिता है 2024 पोलिस अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो आयोजित हुई 19 से 22 सितंबर 2024 तक पोलैंड में। ठीक है, पोलैंड में आयोजित की गई। और अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखते हुए प्रतिभावान भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने 2024 पोलिस अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। और अभी कुछ समय पहले ही अनमोल खरब ने एक पुरस्कार और जीता था। यह तो उनका दूसरा पुरस्कार है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब है। इससे पहले उन्होंने पिछले सप्ताह बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल खिताब जीतकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। ठीक है, तो हाल ही में इन्होंने जीता बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, फिर उसके बाद अभी सितंबर में उन्होंने जीत ली है पोलिस अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटनशिप चैंपियन प्रतियोगिता 2024। अनमोल खरब का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने 400 विकेट ले लिए हैं, 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट ले लिए हैं और वे 10वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। अब प्रश्न कई तरह से बन सकते हैं इसमें। उनका जो 400वां अंतर्राष्ट्रीय विकेट था वो कौन था? पाकिस्तान के बाबर आजम, बांग्लादेश के हसन महमूद, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पाकिस्तान से तो सीरीज चल नहीं रही है कोई, एक तरफा सीरीज चलती भी नहीं है, चैंपियनशिप में ही टकराते हैं लोग। ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं, बांग्लादेश के हसन महमूद। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। जसप्रीत बुमराह का 400वां विकेट कौन है? बांग्लादेश का हसन महमूद। देखिए, हाल ही में चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने अपना 400वां अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिया। पहला पूछ ले तो कपिल देव अंतर्राष्ट्रीय मैच में 400 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज थे। देखिए, इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन करने की मांग की है। आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो सिंधु जल संधि है, इस पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 19 सितंबर सभी में कॉमन है, लेकिन 1960 को, 62 को, 65 को, 71 को। सिंधु जल संधि इंपॉर्टेंट है,
ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रश्न इस पे बनते ही रहते हैं, कई तरह से प्रश्न बनते हैं। करंट रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ होगी तब भी प्रश्न बन जाता है। तो सिंधु जल संधि जो है वो हस्ताक्षरित हुई थी अयूब खान, जो कि उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, के बीच 19 सितंबर 1960 को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। वो कौन कौन सी नदियां हैं जिनके जल के उपयोग की अनुमति है भारत को अलग, पाकिस्तान को अलग, वो भी पूछ लिया जाता है। तो भारत सरकार ने 30 अगस्त 2024 को पाकिस्तान सरकार को एक नोटिस भेजा, जिसमें मौलिक और अप्रत्याशित परिवर्तनों के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित 1960 की सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन करने की मांग की गई। इससे पहले भी वर्ष 2023 में भारत सरकार ने सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान सरकार को नोटिस भेजा था। मौजूदा नोटिस में, मतलब जो अभी भेजा गया है, उसमें सिंधु जल संधि की समीक्षा की बात कही गई है और भारत इस संधि पर दोबारा बातचीत करना चाहता है। सिंधु जल संधि के बारे में जाने तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर विश्व बैंक का नाम। ये संधि की मध्यस्थता किसने की गई थी? 4 विकल्प बनाकर प्रश्न करेगा। विश्व बैंक ने की थी, ठीक है। विश्व बैंक की अध्यक्षता में सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के कराची में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर इस जल संधि पर किए गए थे। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। संधि के तहत सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों, वो कौन कौन सी हैं? व्यास, सतलज, रावी, झेलम और चिनाब का पानी भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा जाना था। संधि के अनुसार भारत को सतलज, व्यास और रावी नदियों को विकसित करने का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों को विकसित करने का अधिकार है। तो यहाँ 2-3 प्रश्न। एक तो विश्व बैंक मध्यस्थता किसने की, कब है ये, कब की संधि है? 19 सितंबर 1960 की। हस्ताक्षर किन दो लोगों ने किए थे? मोहम्मद अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रधानमंत्री उस समय के, अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति। वो 5 नदियां व्यास, सतलज, रावी, झेलम और चिनाब किसकी हैं? सिंधु नदी की। अब जो जल की अनुमति है भारत को व्यास, सतलज और रावी, और पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब। वो 5 सहायक नदियां किसकी? सिंधु के साथ मिलाकर हो गई 6, ठीक है। इस प्रकार संधि ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए पानी का 70% पाकिस्तान को आवंटित किया, जबकि 30% भारत को आवंटित किया। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। किस भारतीय फिल्म को 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में यानी नॉमिनेटेड किया गया है, नामांकित किया गया है, यानी ऑस्कर में चली गई है, वो जीती नहीं है अभी तक। कौन सी है वो भारतीय फिल्म? हाथी की फुसफुसाहट, लापता लेडीज, 12th फेल, इमरजेंसी। इमरजेंसी तो अभी रिलीज ही नहीं हुई है, कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है, इमरजेंसी पर इमरजेंसी लग गई है। 12th फेल भी नहीं है। हाथी की फुसफुसाहट तो ऑस्कर जीत चुकी है वर्ष 2023 में। इंग्लिश में इसका नाम है एलिफेंट विस्पर्स। लापता लेडीज गई है, नॉमिनेटेड हुई है लापता लेडीज। किरण राव की ये फिल्म है लापता लेडीज। किरण राव जो कि डाइवोर्सी हैं आमिर खान की, मतलब एक्स वाइफ। तो किरण राव द्वारा निर्देशित हिंदी कॉमेडी फिल्म लापता लेडीज को 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025, लोकप्रिय रूप से इनको बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर के रूप में चर्चित है ये। इसमें अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी जो है वो देश चयनित फीचर फिल्म के लिए है, मतलब किसी भी देश की फिल्म वहां जा सकती है। 97वें अकादमी पुरस्कार समारोह 2025 जो कि होगा 2 मार्च 2025 को, यानी अगले साल, कहाँ होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। देखिए ऊपर एक नाम था एलिफेंट, मतलब हाथी की फुसफुसाहट, यानी एलिफेंट विस्पर्स। भारतीय फिल्म हाथी की फुसफुसाहट ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ
वृत्तचित्र यानी लघु विषय का पुरस्कार जीत चुकी है। और आपको याद हो कि 2023 में ही जो फिल्म है RRR, उसके नाटू नाटू गाने को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये 2023 में जीते थे और 24 में अब ये गई है लापता लेडीज। लापता लेडीज एक बहुत स्लो फिल्म है, अगर आपने देखी हो तो। ठीक है, यहाँ भारत में तो फ्लॉप हो गई है बहुत बुरी तरह से, लेकिन इसी तरह की फिल्में जो नहीं चलती हैं भारत में या बहुत कम देखी जाती हैं या केवल क्रिटिक को पसंद आती हैं, तो वो अधिकतर नॉमिनेट हो जाती हैं ऑस्कर के लिए और जीत भी जाती हैं। महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म मदर इंडिया जो कि आई थी 1957 में, ऑस्कर या अकादमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। तो नॉमिनेटेड हुई थी सबसे पहले मदर इंडिया ऑस्कर के लिए, लेकिन जीती नहीं थी। पहली बार गांधी फिल्म जीती थी ऑस्कर, भारतीय फिल्म गांधी। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? फोटो से आंसर का पता चल रहा है। मनु भाकर। मनु भाकर 2 पदक जीती हैं इस बार पेरिस ओलंपिक में, एक डबल्स में और एक महिला एकल में। तो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने दोहरे ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज, ये शूटर है, मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसकी घोषणा केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की 17 सितंबर 2024 को चेन्नई के तमिलनाडु के चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, विश्व खाद्य भारत 2024 का तीसरा संस्करण 19 से 22 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जो कार्यक्रम है वो भारत सरकार द्वारा देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और देश की समृद्ध खाद्य संस्कृति को दुनिया के लिए उजागर करने के लिए आयोजित किया जाता है। तीसरे विश्व खाद्य भारत 2024 के आयोजक और प्रतिभागी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। ऐसे तो नई दिल्ली का नाम ही याद रखिएगा, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। विश्व खाद्य भारत का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया, यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य भारत के तीसरे संस्करण में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात ये भागीदार राज्य हैं। भागीदार राज्यों का नाम याद रखिएगा। और विश्व खाद्य भारत 2024 के लिए जो भागीदार देश है, भागीदार देश कौन है? जापान है। और फोकस देश कौन है? वियतनाम और ईरान है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये है। और नई दिल्ली में तो आयोजित किया गया, तीसरा वाला याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंतरिक्ष से संबंधित VOM क्या है जो हाल ही में खबरों में था? वाटर ऑर्बिटर मिशन, बर्ड ऑर्बिटर मिशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन, इनमें से कोई नहीं। इसरो का VOM ये है वीनस ऑर्बिटर मिशन, यानी शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन। जैसे कि भारत ने मंगलयान भेजा मंगल पर, अब शुक्र ग्रह पर जाएगा VOM। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन जो इसरो का शुक्र ग्रह मिशन है। केंद्र सरकार ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतर्ग्रहीय वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी VOM को मंजूरी दी है। वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसे शुक्रयान मिशन के रूप में भी जाना जाता है, को 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। और यह जो मिशन है वो मार्स मिशन या मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान के बाद इसरो का दूसरा अंतर्ग्रहीय मिशन है। मंगलयान को आपको याद हो तो इसरो के द्वारा 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। वैश्विक स्तर पर भारत के स्तर की बात करें, रैंक की, तो सोवियत संघ, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान के बाद भारत शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला 5वां देश बन जाएगा अगर ये सफल हो गया तो।
यानी चीन को भी पीछे छोड़ देगा, चीन का नाम नहीं है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सितंबर 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों यानी रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 80, 82, 85, 87। देखिए, अगस्त 2024 तक या जुलाई 2024 तक 82 थी। 82 के बाद 3 नए और जुड़ गए हैं इसमें। 2 तो तमिलनाडु के हैं और प्लस 1 है मध्य प्रदेश का, तो 85 हो गई है, 85। देखिए, भारत में 3 और आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, जिससे रामसर स्थलों यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की मौजूदा संख्या 82 से बढ़कर हो गई है 85। तो अब 85 करेक्ट करना है अगर एग्जाम्स में आएगा तो। शामिल किए गए जो 3 नए रामसर स्थल हैं वो तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, ये 2 तो हो गए तमिलनाडु के, और तीसरा है मध्य प्रदेश में तवा जलाशय यानी तवा रिजर्वायर, इसका भी नाम याद रखिएगा। तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश में तवा जलाशय। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कोबरा का अर्थ है, कोबरा का क्या अर्थ है? केंद्रीय बचाव और कार्यवाही ब्यूरो, दृढ़ कार्यवाही के लिए कमांडो बटालियन, क्षेत्रीय सहायता के लिए कमांड बटालियन, सीमा बचाव कार्यवाही के लिए केंद्रीय अभियान। कोबरा यानी कमांडो, तो कमांड बटालियन तो नहीं है, कमांडो बटालियन है, कमांडो बटालियन। दृढ़ कार्यवाही के लिए कमांडो बटालियन, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन यानी कोबरा भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष ऑपरेशन इकाई है जो गुरिल्ला रणनीति और जंगल युद्ध में कुशल है। इसे मूल रूप से नक्सली आंदोलन का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। कोबरा किस प्रकार के युद्ध में कुशल हैं? शहरी युद्ध, गुरिल्ला रणनीति और जंगल युद्ध, हवाई रणनीति, नौसैनिक युद्ध। ऊपर था एक्सप्लेनेशन में, गुरिल्ला रणनीति और जंगल युद्ध। देखिए, भारत का कोबरा गुरिल्ला रणनीति और जंगल युद्ध में कुशल है। कोबरा को विषम युद्ध परिस्थिति में शामिल विद्रोही समूहों से निपटने के लिए तैनात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी का प्राथमिक उपयोग क्या है? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है, तो क्या होगा इसका उपयोग? संचार बढ़ाने के लिए नहीं, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं, चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए नहीं, लक्ष्यों को नष्ट या अक्षम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी एक घरेलू बम है जिसे लक्ष्यों को नष्ट करने या अक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उपयोग आमतौर पर कौन कौन करता है? विद्रोहियों के द्वारा किया जाता है, आतंकवादियों के द्वारा किया जाता है, अपराधियों के द्वारा किया जाता है, विभिन्न रूपों में। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी वित्तीय कार्यवाही कार्यबल हिंदी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा पूछा जाएगा। कब का है ये? 1989 का, 1989, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, वित्त कार्यवाही कार्यबल यानी FATF जो है वो वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था है, जिसकी स्थापना 1989 में पेरिस में विकसित देशों की G7 बैठक के दौरान की गई थी। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो धन शोधन से निपटने के लिए उपायों का अन्वेषण और विकास करना था। उसके बाद 9/11 हमला हुआ अमेरिका में। उसके बाद वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने वर्ष 2001 में आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार किया। एक और प्रश्न है इसी से रिलेटेड। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल शैली क्षेत्रीय निकायों का उद्देश्य क्या है?
वित्त कार्यवाही कार्यबल। एफएटीएफ शैली क्षेत्रीय निकायों का उद्देश्य क्या हो सकता है? क्षेत्रीय स्तर पर एफएटीएफ अनुशंसाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, वित्त कार्यवाही कार्यबल शैली के क्षेत्रीय निकाय अपने सदस्य क्षेत्रों को क्षेत्रीय स्तर पर एफएटीएफ की सिफारिशों को लागू करने में सहायता करते हैं। वर्ष 2012 में वित्त कार्यवाही कार्यबल ने अपनी सिफारिशों को संशोधित किया और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण जैसे नए खतरों से निपटने के लिए उनका विस्तार किया। तो एफएटीएफ ने टाइम टू टाइम अपने आप को संशोधित किया है, अपडेट किया है और चीज़ों को इसमें जोड़ा है कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 14 प्रश्न हो गए। अंतिम प्रश्न है 15 प्रश्न इसमें ऐड किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से निम्नलिखित में से किस उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 निम्नलिखित में से किस उपन्यास को प्रदान किया गया है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इन अ फ्री स्टेट, टॉम्ब ऑफ सैंड या कैरोस? इंपॉर्टेंट प्रश्न। और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कैरोस। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एरपेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस को प्रदान किया गया है। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। किसने लिखा है? जेनी एरपेनबेक ने। तो जेनी एरपेनबेक का हो गया ये। कैरोस किसका? जेनी एरपेनबेक का, क्योंकि जेनी एरपेनबेक द्वारा लिखित है। और अनुवाद किसने किया? अनुवाद अगर पूछ ले तो माइकल हॉफमैन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नाम क्या है उपन्यास का या पुस्तक का। कैरोस किसकी है? जेनी एरपेनबेक की। अनुवाद किसने किया? माइकल हॉफमैन। थोड़ा सा और जाने तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था। यह अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए या उपन्यास के लिए हर साल प्रदान किया जाता है। ठीक है, अनुवाद अंग्रेजी में, यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित। इस पुरस्कार का उद्देश्य वैश्विक कथा साहित्य को बढ़ावा देना और अनुवादकों के कार्य की सराहना करना है। पुरस्कार राशि की बात करें तो बहुत बड़ी राशि है इसमें, 50,000 पाउंड। डॉलर्स में बात करें तो 64,000 अमेरिकी डॉलर। वर्तमान में $1 84-85 रुपये का चल रहा है, यानी $1,000 हो गए 85,000 रुपये और 64,000 डॉलर की गुणा कर दीजिए 85 से। ठीक है, अब ये जो राशि है ये लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से साझा की जाती है, यानी एनी एरपेनबेक और माइकल हॉफमैन के बीच बराबर बराबर बटेगी ये राशि। चलिए, तो ये 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।